Okay, in this class we will solve mechanics P3 of further mathematics of May June 2022 of variant 3.2. The first question is this question is of equilibrium का है और साथ इसके अंदर Hooke's law का होगा because के उसमें दिया particle of weight 10 Newton is attached to one end of light elastic string. Elastic string की वजह से बीच में Hooke's law जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है. यहाँ पे Hooke's law जो है ये Hooke's law इसके अंदर ये सारे बच्चों को हुक्स लॉ जो है वो क्या होता है हुक्स लॉ टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ओवर ए वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक्स इज द एक्सटेंशन और ए इज द नेचुरल लेंथ. ये इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ उसने कहा कि पार्टिकल ऑफ वेट 10 न्यूटन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग द अदर एंड ऑफ the string is attached to a fixed point A on a horizontal ceiling. A horizontal force of यहाँ पे दिया 7.5 Newton acts on the particle in the equilibrium position. The string makes an angle of जब ये equilibrium के ऊपर थे और इसके साथ वो angle theta बना रहा है with the ceiling. The string has natural length 0.8 and modulus of elasticity is 50 Newton. So उन्होंने ये जिसके अंदर हमें दे दिया वो एक तो इसके अंदर उसने दे दिया इसकी natural length 0.8 meter and modulus of elasticity is 50 न्यूटन. सो अब ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल. अब ये देखिए इसके अंदर एक इसका वेट आउट एक्ट करेगा इसके ऊपर 10 न्यूटन डाउनवर्ड. इसके अंदर टेंशन होगी टी. अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है हमने इसको फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं. इसको बना लें इसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बन गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. थीटा के सामने वाला इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा और एंगल के साथ हो जाएगा टी कॉस थीटा. बिकॉज के ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड और राइटवर्ड को लेफ्टवर्ड के इक्वल करके तो फिर हम इसको इक्वेशंस बना लेते हैं. देखें अब ये अपवर्ड फोर्स करेंगे जैसे कि टी साइन थीटा इक्वल टू ये ऊपर की तरफ डाउनवर्ड है 10 न्यूटन. सो इसकी दिस इज इक्वल टू 10. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए ये देखें आप लेफ्ट वर्ड है टी कॉस थीटा और राइट वर्ड है 7.5. ये टू इक्वेशंस हो गई हैं और टू अननोन. क्वाइट इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज अननोन्स टी की भी और थीटा की भी. फर्स्ट मैं जैसे कर देता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1/इक्वेशन 2. जब इनको डिवाइड करेंगे टी से टी कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 10/7.5. कैलकुलेटर सॉल्व करें ये हो जाएगा 4/3. अगर आप इसकी बना लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल तो इसका मतलब है ये हो गया थीटा. तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 5 हो जाएगा. अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन वन टी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से 4/5. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 10. सो टी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 50/4 या 25/2 न्यूटन और 12.5 न्यूटन. ये इसकी वैल्यू आ गई इस तरह से हमारे पास ये. अब आप देखें इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द सीलिंग. ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है. ये पार्टिकल सीलिंग से इसका जो है वो हम ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना चाहते हैं. सो इसके लिए अब आप देखें कि आपको ये इसकी टोटल लेंथ पता होनी चाहिए वो कितनी है. तो बिकॉज कि हमने टेंशन फाइंड कर लिया है तो बाय यूजिंग हुक्स लॉ हम इसके अंदर एक्सटेंशन फाइंड कर लेते हैं कितनी है. हुक्स लॉ से टेंशन हम इसके अंदर वो तो हमें टेंशन पता है लैम्डा एक्स एक्सटेंशन कैलकुलेट फाइंड कर लेते हैं. तो टेंशन है इसके अंदर 12.5. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने दी हुई है 50. टेंशन एक्सटेंशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. नेचुरल लेंथ है इसकी 0.8. सो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 50. सो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से इसको कैलकुलेट करें 0.2 मीटर. सो इस स्ट्रिंग के अंदर जो है ना इसके अंदर जो एक्सटेंशन है क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ 0.8 थी और एक्सटेंशन इसके अंदर 0.2 की और नेचुरल लेंथ इसके अंदर टोटल इसकी लेंथ नेचुरल लेंथ 0.8 एंड एक्सटेंशन 0.8 हम टोटल इसकी लेंथ हो गई है 1. तो इसी सामने वाली हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो साइन थीटा ये वाली सामने वाली इसकी जो अगर हम हाइट फाइंड करना है इसको एच कर लेते हैं. तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू
इसकी ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइट ओवर हाइपोटेन्यूज का जैसे वन बन गया। सो एच इज इक्वल टू आ जाएगा हाइट साइन थीटा। इट इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से देखें 4/5, साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू 4/5। ये इसकी इस तरह से मेरे पास इसकी हाइट आ गई है। ये इतना पार्टिकल की सीलिंग से हाइट 0.8 या 4/5 या 0.8 मीटर है इसकी हाइट। सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारे पास इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पार्टिकल एंड द सीलिंग इज 0.8 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखें इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे उसने दिया हुआ है वन एंड ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग of length A is attached to the fixed point O. The particle of mass m is attached to the other end of the string. The particle is held at point A with the string taut. The angle of between OA and the downward vertical is alpha. और वो जो उसने साथ हमें ये बता दिया है कि cos alpha इक्वल टू 4/5। अगर आप इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, यहाँ पे ये अल्फा हो गया, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 3 आ जाएगा। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें कि ये इसका सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये उसका डाउनवर्ड वर्टिकल हो गया। पहले जो है ना वो पार्टिकल इसके साथ जिस पोजीशन पे है ए के ऊपर, वो डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ एंगल कह रहा है अल्फा बना रहा है, यहाँ पॉइंट ए के ऊपर है। सो यहाँ पे उन्होंने देखें, यहाँ पे दिया द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इन द अपर डायरेक्शन विद स्पीड। यहाँ से देखें कि ये पार्टिकल को उन्होंने ये स्पीड दिया यहाँ से v, वो है √3 GA। इस स्पीड के साथ ये पार्टिकल का इट देन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन ए वर्टिकल प्लेन। जैसे ये अब ये जब इन्होंने ये इसकी स्पीड दिया तो इसने ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ये पार्टिकल है, इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में इसने मूव करना शुरू कर दिया ऐसे सर्कुलर पाथ। द स्ट्रिंग फर्स्ट गो स्लैक व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द अपवर्ड वर्टिकल थ्रू। ये अपवर्ड वर्टिकल थ्रू है। वो कह रहा है ये फर्स्ट गोज स्लैक पार्टिकल जब वो अपवर्ड वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल थीटा बनाता है, यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाता है, जैसे ये इस तरह से ये इसकी मोशन है। ये इसकी डायग्राम बन गई है। वो कह रहा है कि इस फाइंड द कॉस थीटा फाइंड करना है हमने इसके अंदर। अब ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे उसने बता दिया कि ये इस यहाँ पे इसकी जो है ना वो जब वो ये पॉइंट ए इसको कर लेते हैं, इसको बी, जब वो बी पे पहुंचता है तो द स्ट्रिंग फर्स्ट गो स्लैक व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द अपवर्ड वर्टिकल। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें बी के ऊपर भी स्पीड चाहिए। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब टोटल देखें इसको, मैं तो ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ से ले लेते हैं, इसका लेवल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हम 0 लेते हैं। पहले यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ½ mv², 3 GA। ये √3 G है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो गया ये ½ mv। उसके बाद अब ये पार्टिकल बिकॉज के जिसको हमने रेफरेंस लिया उससे नीचे है, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी -mg, और ये वाली हाइट ये हो जाएगी, ये लेंथ ए है ना, तो a cos अल्फा, ए और cos अल्फा यहाँ से देखें 4/5 हो गया। दिस इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पे बी पे पहुंचेगा, यहाँ पे हमने इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं ½ m, इसको v² कर लेते हैं, प्लस अब जिसको हमने रेफरेंस, अब ये पॉइंट इससे ऊपर है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी mg। ये वाली हाइट इसकी, ये वाली यहाँ से ये हाइट हो जाएगी, ये इसकी लेंथ है ना a cos थीटा हो जाएगी, a cos थीटा। इस तरह से हमारे पास ये आ गई, क्वेश्चन बन गई है। अब आप देखें इसके अंदर जो है वो थ्रू आउट हम इसके अंदर m से पहले क्या डिवाइड कर इसको कर देते हैं, ये वाला भी m कट जाएगा, ये m कट जाएगा, ये m कट जाएगा, ये m, यहाँ पे स्पीड फाइंड करें इसके साथ पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3GA, माइनस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/5GA, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये v² रह जाएगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AG cos थीटा हो गया। और सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा v² इक्वल टू, ये 5×3 = 15 में से 8 माइनस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/5GA। इसको भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -2GA या AG इंटू cos थीटा। ये यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे स्पीड आ गई। अब ये देखेंगे जब ये पार्टिकल बी के ऊपर है, यहाँ पे जब ये पहुंचेगा, ये हमारे पास उसके पास ये उसकी स्पीड आ गई है, थीटा cos थीटा हम फाइंड करना चाहते हैं, जहाँ पे इसके अंदर टेंशन जो है वो अंदर की तरफ होगी और साथ वेट का कंपोनेंट भी होगा। ये एंगल थीटा है,
तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अंदर की तरफ जो फोर्स, एक तो टेंशन है और दूसरा वेट का कंपोनेंट है, जैसे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना एम जी, इसका कंपोनेंट यहाँ से हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। सो अंदर की तरफ दो दो फोर्सेस अंदर की तरफ लग रही हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये हमारे पास हो जाएगा, अंदर की तरफ जो फोर्सेस लग रही हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से हो जाएगा टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। तो वी स्क्वेयर ये हमने फाइंड किया 7/5 जी ए माइनस 2 ए जी इंटू कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे जब वो बी पे पहुंचता है तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया हुआ था द स्ट्रिंग गोज स्लैक व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द अपर। यहाँ से जब जाके स्ट्रिंग स्लैक हो गया बी के ऊपर, बिकॉज स्ट्रिंग स्लैक्स एट बी, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे जीरो हो जाएगी। टेंशन इसके अंदर जीरो लगा दें, हमारे पास हो जाएगा एम जी, इस वाले ए को भी अगर जाके हम इससे मल्टीप्लाई चले कर देते हैं इनटू, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/5 एम जी ए माइनस, यहाँ से हो जाएगा ये 2 एम जी ए इंटू कॉस थीटा। अब ये देखें एम जी इसमें भी, एम जी इसमें भी, एम जी इसमें कैंसिल कर दें, यहाँ से हमारे पास आ गया है कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको जब आप इस साइड पे लेंगे ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 7/15, कॉस थीटा इक्वल टू 7/15, ये इसका आंसर आ गया है। अब ये देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ द वेरिएबल फोर्स। द पार्टिकल P is moving in a horizontal straight line. Initially P is at O on the line and is moving with speed this। अब यहाँ पे देखें कि इसका ऐसा है कि यहाँ पे जैसे कोई पार्टिकल है, वो सपोज जैसे ये कोई कार है, कुछ भी है। सो यहाँ पे जब इसका टाइम जीरो है, तो उन्होंने बताया कि जब टाइम जीरो इसके ऊपर ओ के ऊपर, यहाँ से हम इसके ऑब्जर्वेशन, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है ना उसने बताई है 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ से, और ये जब इस तरफ मूव करता है डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स है। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, ये 4000/5t प्लस 4 होल पावर क्यूब मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन पी ओ। ये पार्टिकल है ना पी, जिधर भी यहाँ पे भी ये पार्टिकल होगा इन द डायरेक्शन उसने दिया हुआ है पीओ, इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में, सो इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। सो एक्सेलेरेशन इज, दिस इज इक्वल टू -4000/5t प्लस 4 होल पावर 3, ये हमने इसमें दिया। अब आप ये देखें कि बिकॉज कि ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग इन लीनियर लाइन, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल फोर्स। अब आप ये देखें इसे एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसको लिख सकते हैं dx/dt, और एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं dv/dt। और एक्सेलेरेशन को आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, ये इस टॉपिक के अंदर है, इसको जैसे ये भी यहाँ तो ये यूज नहीं होगा, जैसे ये हो जाएगा dx/dt, चेन रूल से ये इससे कैंसिल हो जाता है आगे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास है dv/dx, और dx/dt वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी भी ये कहीं यूज करना तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये चीजें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर x इन टर्म्स ऑफ t। तो पहले एक्सलेशन को तो मैं ये लिख सकता हूँ जैसे dv/dt इक्वल टू -4000 इंटू 5t प्लस 4 होल पावर-3। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इसके अंदर है आइडिया। जैसे देखें ये हमारे पास हो जाएगा dv इक्वल टू -4000 5t प्लस 4 रेज़ टू पावर-3, और ये वाला dt जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दी। अब डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा v माइनस ये हो जाएगा 4000, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 5t प्लस 4, इसकी पावर में एक ऐड किया -2 डिवाइडेड बाय -2, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 5 बनता है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये c लगा दिया इसके अंदर। सो अब ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस, ये 10 आएगा उससे कैंसिल, ये रह जाएगा टोटल 400, और ये हो जाएगा 5t प्लस 4 रेज़ टू पावर -2
प्लस सी। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई हैं कि व्हेन टी इज 0 तो वेलोसिटी इज 25। जब आप इसके इनिशियल कंडीशन लगाएंगे वेलोसिटी इज 25 व्हेन v इज 0, ये हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू, जब इसको 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/16 प्लस सी। सो ये इसको जब इसे कैंसिल करेंगे ये भी 25 हो जाता है। तो इट इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। सो देयर फोर वी इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू 5t प्लस 4 raised to power -2। अब बिकॉज के हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t, अब अगेन हमें इसको वेलोसिटी को भी करना पड़ेगा। अब देखें वेलोसिटी जो है वो है dx/dt के इक्वल। सो अब देखें, अब मैं दोबारा इसमें वेलोसिटी को दोबारा मैं इसमें से कर सकता हूँ कि dx/dt इक्वल टू 400 इंटू 5t प्लस 4 raised to power -2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इक्वल टू 400 इंटू 5t प्लस 4 raised to power -2, और ये वाला डी टी जाके इससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस सिलेबस के मुताबिक ये सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। इसके अंदर टू वेरिएबल है एक्स एंड टी, मैंने एक्स को इधर रहने दिया, डी टी को इधर, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। सो डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स आ गया हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा 400, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 5t प्लस 4 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 5 प्लस फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिया। सो ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखेंगे इसको, अब जो हमने इंडिया कर दिया वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 400 और इसकी पावर का ये हो जाएगा 5t प्लस 4, इसकी पावर के अंदर एक ऐड किया -1 और उसी से ही डिवाइड कर दिया, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 5 बनता है, उससे भी डिवाइड कर दिया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा दी हमने इसके अंदर। अब ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -80/5t प्लस 4 प्लस c। अब इसके अंदर जब t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 लगाएंगे इसके अंदर, व्हेन t इज इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू भी 0। जब आप इसके अंदर t 0 और x 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी 20, वो वापस इसमें लगा दें। सो ये x का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया -80/5t प्लस 4 प्लस 20, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह इसको ये भी कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, अगर आप एलसीएम ले लें। सो इसका एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू ये 100t और प्लस 80, हाँ वो 80 से 80 कट जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा फिर उसके बाद 100t डिवाइडेड बाय 5t प्लस 4। ये भी आंसर ठीक है, ये दोनों आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर, दोनों ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ, ये है उसका सेंटर ऑफ मास का। अब इसमें आप देखें कि एन ऑब्जेक्ट, इसमें उन्होंने ये बनाई है, ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 डिफरेंट बॉडी से मिलकर बनी है, एक तो इसके अंदर हेमिस्फेरिकल शेल है और दूसरा ये क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर है। तो हेमिस्फेरिकल शेल है, अगर आप इनका जो है ना, हमने किसी इसके अंदर आइडिया जैसे ये है कि सपोज कोई आपके पास बॉडी है, इसको आप कोई आप इसको इसमें डिवाइड कर ले मैसेज के अंदर, किसी पर्टिकुलर एक्सिस से अगर हम इसका वो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास m1, इसका इस इतने मास का उस डिस्टेंस फ्रॉम इस सेंटर ऑफ मास उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ, प्लस दूसरा जो है उसका और पूरी बॉडी का, सपोज ये पूरी बॉडी का मास m है, उसका सेंटर ऑफ मास, इसको कहते हैं मूवमेंट इक्वेशन। तो ये मूवमेंट इक्वेशन हमने इनकी बनानी है, फिर उसके बाद ये अलग अलग बॉडी का, ये उन्होंने हमें दिया होगा, ये हेमिस्फेरिकल शेल दिया हुआ है इसके अंदर, ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इस खाली के अंदर से ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो होता है 1/2 है। जो सॉलिड होता है ना, जैसे पूरा जो अंदर से फिल हो, पूरा पूरा मटेरियल का जो पूरा बनाता है उसका होता है, उन्होंने सेंटर ऑफ मास ये आपको फार्मूला शीट के अंदर गिवन होगा, उसका 3/8 होता है। इसका जो है ना हॉलो, इस ये अंदर से खाली है, इसका जो हॉलो शेल है ये हेमिस्फेरिकल, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 1/2 है फ्रॉम द सेंटर। और ये सिलेंडर जो है इसका भी 1/2
जो भी इसने हाइट इसकी एच दी है वो हो जाएगा 1/2 एच हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये है बिल्कुल ये हॉलो है। अगर सॉलिड हो तो हम फिर उसका मैस लेते हैं, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और फिर मैस वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो टेबल ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे ये बॉडी, फिर इसका एरिया, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द, वो कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड एच एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रॉम ए बी। यहाँ से हम इसका फाइंड करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास, इधर लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी। अब देखें इसका जो एरिया है, ये पूरा ऊपर हेमी शेल है। पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है 4 पाई r²। नंबर वन पहले आ जाएगा ऊपर हेमी शेल। हेमी शेल, इसका एरिया आ जाएगा, ये पूरे उसका तो होता है ना 4 पाई r², तो ये हाफ है, इसका हो जाएगा 2 पाई r²। इसका रेडियस है 2a, इसका स्क्वायर हो गया। और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी, तो इसका सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे हम लोग का फ्रॉम सेंटर से 1/2 r है यहाँ से। तो बाकी यहाँ पे भी ये 1/2 r, इसका रेडियस ये है, इसका मतलब ये ए हो गया और ये हो गया। ए बी से इसका हो जाएगा a+h, बिकॉज कि ये वाली हाइट h है और ये a है, a+h हो गया इसका। a+h लिख लें या a+h हो गया इसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस। अब सेकंड जो इसके अंदर बॉडी है वो है हॉलो, वो जो सर्कुलर सिलेंडर है, हॉलो हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, इसका जो एरिया है टोटल, बिकॉज कि ये क्लोज्ड है, सो इसके टू क्लोज्ड है ये, इसका देखेंगे इसका जो पूरा बाहर वाला सरफेस एरिया 2 पाई r, 2 पाई r रेडियस इसका a है और ये वाली इसकी हाइट होगी h। ये हो गया 2 पाई r, a इसका रेडियस और 2 पाई r, और ये h हो गया प्लस, और सर्कल पाई r², पाई a²। ये इसका रेडियस ये ऊपर है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक, ये इसका ये ऊपर सर्कल है एक सर्कल, ये एक नीचे है इसका, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2 × 2 पाई r²। और फिर उसके बाद देखें इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास 1/2h, यूनिफॉर्म है ये, 1/2h हो जाएगा इसका, 1/2h हो गया ये। सो अब ये इसका जो है पूरी ये ऑब्जेक्ट का पूरा, इनको इसको प्लस कर दें इसके अंदर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 to the 8, 8 पाई a² प्लस, अब ये है इसके बाद ये वाले 2 2 पाई a h प्लस 2 पाई a²। और पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करना है, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि x है। या अब इसकी जो बना लेते हैं हम मोमेंट इक्वेशन। मोमेंट इक्वेशन ये बनेगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो इसकी जब मोमेंट इक्वेशन बनेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 8 पाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 पाई a² प्लस, ये इसको साथ इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई a h मल्टीप्लाइड बाय ये सेंटर ऑफ इसका मास फ्रॉम दी पूरी बॉडी का। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 to the 8, 8 पाई a²। इसको मल्टीप्लाई कर दिया a+h के साथ, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2h, 1/2h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई a h प्लस 2 पाई a²। सो अब हम एक्स बार ये कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका, ये तो इससे हम ऐसा कर देते हैं कि ये इसको 2 पाई a से थ्रू मल्टीप्लाई कर दें। सारों के अंदर 2 पाई a कॉमन है, 2 पाई a से मल्टीप्लाई इसको जब डिवाइड करेंगे सारे को, सो ये हमारे पास रह जाएगा, इसको ये हो जाएगा 5a+h। इसको अब ये 2 पाई
ए से डिवाइड कर दिया, 2 पाई ए से डिवाइड इसको करेंगे तो ये हमारे पास 5a, और ये रह जाएगा 2 पाई ए से इसको एच, इसको जब 2 पाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a रह जाएगा, जो इस अंदर मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा 4a² प्लस 4a, और ये एच हो गया प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर से 1/2, जब 2 पाई से मल्टी एच रह जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/2 h², प्लस जब इसको करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई इधर से सिर्फ ए रह जाएगा, जो कि ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 a, और एच हो गया। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। सो ये फाइनली हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 8, इसको इस तरह लिख लेते हैं ना, पहले लिख लेते हैं h² प्लस 4 to the 8 प्लस 1, 9, 9a h प्लस 8a² डिवाइडेड बाय 5a प्लस h, और ये साथ 2 इसका जो एलसीएम लिया हुआ है वो भी इधर आ जाएगा इसके साथ, यानी फाइनली ये अब हमारे पास ये आ जाएगा x, ये इसका सेंटर ऑफ मैस x बार आ जाएगा इक्वल टू h² प्लस 9a h प्लस 8a² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5a प्लस h, ये इसका आंसर आ गया इसका हमारे पास, ये आ गया इसका। अब सेकंड पार्ट इसका ये है, क्वेश्चन दिया कि पार्टिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन विच इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा। इस तरह से आगे जैसे ये देखेंगे इसने ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो इसके साथ एंगल थीटा बना रही है, इस ऑब्जेक्ट को उसने यहाँ पे रखा है, जैसे ये देखिए ये सिलेंडर है इधर नीचे इसको ऐसे, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। तो ये जो इसका हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया ना, जो जो भी इसका सेंटर ऑफ मास है, अब ये जब नीचे से ये इससे अगर नीचे गिरे ना तो इसको मैक्सिमम इसके अंदर से इसका वेट जो है ना वो मैक्सिमम इसके अंदर से गुजरना चाहिए, बिकॉज कि अगर ये वेट इससे ज़्यादा करेंगे ना, अगर ये वेट अगर इससे बाहर चला जाएगा तो ये जो है वो इस तरफ ये टॉपल कर जाएगा, ये इस तरफ गिर जाएगा ये पार्टी। इसलिए जो है ना वो अगर ये एंगल थीटा है तो वेट का कंपोनेंट भी उसके साथ एंगल थीटा बनाता है, इस तरह से ये वाला इसका एंगल ये वाला थीटा बनता है सामने। तो ये वाला जो सामने लेंथ कैलकुलेट, ये वाला जो हमने फाइंड किया है ये सेंटर ऑफ मास है, जैसे ये एक्स बार है, और ये सामने वाली जो लेंथ है नीचे वाला जो इसका सिलेंडर नीचे रखा हुआ है उसका रेडियस ये है। अगर हम यहाँ से इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं ना ये वाली, ये वाली लेंथ जो ए से कम होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे अब ये वेट जो है ना वो ये इससे यहाँ से इस वेट जो है ना मैक्सिमम इसका जो इससे ज़्यादा नहीं, इससे अगर ये इससे आगे यहाँ से आगे इधर से ज़रा इस कॉर्नर से आगे भी जा गिरेगा ना तो ये पार्ट बॉडी जो है ना ऊपर से नीचे गिर जाएगी ऐसे। इसलिए ये मैक्सिमम ये वेट जो है ना वो इस इधर से मैक्सिमम ये इधर इधर या इसके अंदर अंदर इससे आगे नहीं जा सकता ये। सो इसका मतलब हुआ कि ये सामने वाली लेंथ अगर हमने कैलकुलेट करनी है ना तो ये जो टेन थीटा अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ना ये वाली लेंथ आ जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर ये बेस होता है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो टेन थीटा से ये जाके इधर मल्टीप्लाई, ये हमेशा ये लेस और इक्वल टू ए होना चाहिए, अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये जो पार्टिकल है ना ये बॉडी जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से नीचे गिर जाएगी, ये इस तरह से होना चाहिए। सो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें कि एक्स बार भी हमें पता है टेन थीटा उन्होंने बता दिया 2/3 है, सो टेन थीटा की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमने एक्स बार फाइंड किया है वो है 8, जो सेंटर ऑफ इसका वो है 8a² प्लस 9a h प्लस h² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5a प्लस h, दिस इज लेस और इक्वल टू ए हो गया, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाए, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ जाके। सो एच को पहले लिख लेते हैं ना, हमने एच की फाइंड करना चाहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दिया फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच, तो इसलिए इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा h² प्लस 9a h प्लस 8a², ये जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा साथ 3 भी है इसके, तो ये हो जाएगा 15 लेस और इक्वल टू 15a² प्लस ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया ये 3a इंटू h, ये फाइनली हमारे पास इसको जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा h² प्लस 6a h माइनस 7a² लेस और इक्वल टू 0, ये आ गया सर। अब इसके जो है वो बना लेते हैं
फैक्टर्स ये हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस 7ah माइनस ए 7a² लेस और इक्वल टू 0 आ गया। सो इसमें से पहले आ जाएगा एच कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एच प्लस 7a माइनस इसमें से ए कॉमन आ गया, ये अंदर आ जाएगा इसके अंदर एच प्लस 7a लेस और इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास हो जाएगा एच प्लस 7a इंटू एच माइनस ए लेस और इक्वल टू 0। अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो इसकी एक वैल्यू आ रही है ए और एक वैल्यू आ रही है -7a। अगर ये इस तरह का जैसे ये बनता है ना पहले लेस और इक्वल टू ए, तो ये एच जो है ना ये आ रहा है हमारे पास लेस और इक्वल टू ए और ग्रेटर और इक्वल टू -7a। लेकिन बिकॉज के नेगेटिव में तो इसकी वैल्यू नहीं ना, हाइट है ये, तो इसलिए ये इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू ए। सो ये इसकी एज की ये पॉसिबल वैल्यूज जो है वो होंगी, तो ये इसके ऊपर स्टेबल रह सकता है। यानी कि इसकी जो हाइट है वो इसके रेडियस से, इसकी जो ये हाइट है वो इसके रेडियस से कम होनी चाहिए, फिर ये इसके ऊपर जो है ये इसके अंदर ये स्टे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें इसका जो क्वेश्चन नंबर 5, ये है फिर सर्कुलर मोशन का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में ये उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ये है, ये पार्टिकल है ए, इस तरह से एक स्ट्रिंग के साथ उन्होंने अटैच करके सही यहाँ पे दूसरे पार्टिकल के साथ बी के साथ एक सेम स्ट्रिंग है जो पासिंग इसमें से स्मूथ, ये जो होल है इनके अंदर से गुजर के दूसरे पार्टिकल के साथ जाके इसके अंदर अटैच हो रहा है। जो पार्टिकल ए है उसने दिया दी नेक्स्ट टेंसिल स्ट्रिंग ए पासिंग थ्रू टू स्मॉल होल्स सी एंड डी, ये वाले पॉइंट है सी एंड डी, इनमें से हॉरिजॉन्टल टेबल ए सी, ये वाली लेंथ 3a है एंड बी डी ये लेंथ उसने दी है ए है। ये पार्टिकल ऑफ मैस एम इज अटैच टू, ये वाला पार्टिकल जो है ना ये इसका मैस एम है, सो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। और यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका वेट जो है वो उन्होंने दिया है 3/4, इसका वेट हो जाएगा डाउनवर्ड, इसका मैस उसने दिया 3/4 mg, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा 3/4 m, इसका मैस दिया तो इसका वेट डाउनवर्ड 3/4 mg हो गया। अब क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग इसमें से पास होकर इसमें जा रहे हैं, तो टेंशन दोनों में सेम होगी पूरे स्ट्रिंग के अंदर, तो इसलिए हम सपोज कर लेते हैं इसको टी कर लेते हैं और इसको भी टी कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे यहाँ से हम गिराते हैं इस तरह से ये है, तो यहाँ पे देखेंगे टी का कंपोनेंट यहाँ से बन जाएगा, टी के सामने वाला हो जाएगा टी साइन थीटा, और साथ में मैं इसके अंदर ये भी दिया हुआ है मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एंगुलर स्पीड। ये जो पार्टिकल एम है ये एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ इसके सर मूव कर रहा है, और ये वाला जो पार्टिकल है ना ये एंगुलर स्पीड के ओमेगा के साथ इसके अंदर जो है वो मूव कर रहा है। और ये जब आप इसके जैसे सर्कुलर मोशन में जैसे सर्कल है, पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन है। इसी तरह से लीनियर एक्सेलेरेशन का एंगुलर एक्सेलेरेशन रेडियल एक्सेलेरेशन के साथ, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम में, सो एफ इज इक्वल टू एक इस यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से ये लगा देते हैं तो m/r⍵²। और अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी दिया तो यही क्वेश्चन लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हैं, और अगर उन्होंने स्पीड दी है तो यहाँ से हम इसको लीनियर वेलोसिटी में ये कन्वर्ट, ये हो जाएगा mv²/r। अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू v²/r², एक r इससे कैंसिल हो गया, mv²/r ये इसमें लग गए। अब यहाँ पे देखेंगे ये पार्टिकल जो है इसके ये डाउनवर्ड है, इसमें इसके जो टेंशन है इसके टू कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला इसके अंदर साइन जो अंदर की तरफ है साइन थीटा। सो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पार्टिकल ऐसे वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, एक इक्वेशन ये बन गई। और जो टी साइन थीटा है अंदर की तरफ जिसकी वजह से इसकी सर्कुलर मोशन हो रही है, ये हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू m/r⍵², m/r⍵²। अब ओमेगा आर जो है वो यहाँ पे इसका रेडियस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे, तो हम इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर r/3a। सो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा r इक्वल टू 3a साइन थीटा, ये वाली r की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा t साइन थीटा इक्वल टू m, और r की जगह पे ये लगा दें 3a साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये ओमेगा², ये साइन थीटा इस वाले साइन थीटा से कर सकते, टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3m a⍵², एक इक्वेशन ये हमारे पास आ गई।
अब दूसरी तरफ से भी हम यहाँ से क्वेश्चन ये दूसरी यहाँ से बनाते हैं, ये वाली उसने एंगल लिया थीटा। अब अगर इस टेंशन के कंपोनेंट एक इसका कंपोनेंट ये और एंगल ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एंगल के सामने वाला यहाँ पे हो जाएगा ये टी साइन थीटा, और एंगल के साथ वाला टी कॉस थीटा। अब यहाँ भी पार्टिकल वर्टिकल इस तरह तो नहीं ना मूव कर रहा है इसके ऊपर, तो इस तरह तो ये इक्विलिब्रियम कर रहा है। सो टी साइन थीटा इक्वल टू 3/4। यहाँ से जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो ये हो जाएगी टी साइन थीटा इक्वल टू 3/4 mg। एक इक्वेशन ये बन गई। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ ये फोर्स टी कॉस थीटा जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, वो इस तरह से हो जाएगी हमारे पास टी कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 m और ओमेगा स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो स्पीड है ना वो के, वो है इसमें रेंगुलर स्पीड के ओमेगा, सो ये हो जाएगा के स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर आर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आर हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू, बिकॉज के ये मैंने आर कैलकुलेट करना है, ये वाला ये आर, तो आर ये एंगल ये थीटा है, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओवर ए। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस ओवर ये। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये वाली आर की वैल्यू यहाँ पे लगा देती। सो ये हमारे पास हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 m, आर की जगह पे यहाँ पे ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा से काट दिया, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3/4 m a के स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर। बिकॉज के टेंशन सेम है, इसको इक्वल कर दें हम। तो इस तरह से हम कर देते हैं दोनों को इक्वेट दीज टू टेंशंस, इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। जब इनको इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 m a के स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 3 m a ओमेगा स्क्वेयर। ये ओमेगा स्क्वेयर इस वाले ओमेगा स्क्वेयर से एम ए इस एम ए से कट जाए, ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाए। सो के स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। सो इट इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू इक्वल टू 2 आ गई। +-2 आ गया, दिस इज द ओनली वैल्यू। के इज इक्वल टू ये 2 हमारे पास आ जाएगा इस तरह। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका मोमेंट लीनियर ओब्लिक मोमेंटम का। ओब्लिक मोमेंटम का ये क्वेश्चन है, ओब्लिक मोमेंटम। तो इसमें हम इसको करते हैं। अब उसमें दिया है 2 यूनिफॉर्म स्मूथ स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडी हैव मैसेज m, रेडियस km। The two spheres are on a horizontal surface. Sphere A is traveling with speed u toward the sphere B which is at rest। वो रेस्ट के ऊपर है, तो ये इस तरह से है। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1 लर्निंग कॉर्नर के अंदर एक तो है, इसके अंदर जो चीज़ें यूज होंगी वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेकंड है इसके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is equal to e time relative velocity of approach, where e is this is called coefficient of restitution। थर्ड जो है ना इसके अंदर वो ये है कि component of velocity, component of velocity along the line of impact remains constant before and after the collision। Impact before and after the collision remains constant। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए सपोज ये यहाँ पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर से आगे टकरा, इसके साथ इसने इस तरह से टकरा के इधर चला गया। सपोज ये इधर से आया स्पीड u के साथ, इधर चला गया स्पीड v के साथ। ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल सपोज फाई है। सो इधर से जो इसका ये वाला लाइन ऑफ के साथ कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल को, जैसे
यू अगर ये एंगल थीटा है, यू कॉस थीटा ये इक्वल टू होगा वी कॉस फाइव। या अगर इस तरह से ये है पार्टिकल, या इस तरह से है ये पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल आगे इस तरह से लाइन से आगे टकरा कैसे इधर चला गया, जैसे इधर से आया ये यू स्पीड के साथ उधर चला गया वी के साथ, सपोज ये वाला एंगल उसका थीटा था, ये बाद में एंगल फाइव हो गया। इसमें भी सेम इसी तरह से हो जाएगा कि यू कॉस थीटा इक्वल टू वी कॉस फाइव, यानी कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ इसका कंपोनेंट होता है ना वो सेम रहता है। भाई इन थ्री चीज़ों का आपने ख्याल रखिए, इक्वेशन बनानी है। और फिर ये यहाँ पे उसने दिया टू स्मूथ सफियर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडी, जैसे तो वहाँ सपोज टू स्मूथ सफियर्स हैं, एक सफियर ये, दूसरा सफियर ये। एक का मैथ उसने बताया है एम, और एक का मैथ उसने बता दिया है के एम। पार्टिकल टू सफियर्स ए एंड बी, ये जो है इसे ये इनके सेंटर हैं, ये इसके टू टू यूनिफॉर्म स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडियस के दोनों ये इक्वल रेडियस हैव masses m and km respectively. The two spheres are on a horizontal surface. Sphere A traveling with speed u towards B, which is at rest. The spheres collide immediately before collision. The direction of motion of A makes an angle of alpha with the lines of center. जैसे ये देखें, ये उसने इस तरह से मैं दिया है कि ये जो इसकी स्पीड है ना, लाइन ऑफ सेंटर के साथ एंगल अल्फा बना रही, ये एंगल इस तरह से अल्फा बना रही है लाइन ऑफ सेंटर, ये ए के जो स्पीड है। और उन्होंने द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके दरमियान उन्होंने हमें बता दिया, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज 1/2। अब वो कहता है पार्ट ए के अंदर ये शो दैट द स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन ये दे। अब आप देखें कि जैसे मैंने ये थर्ड पॉइंट लिखा है कि वेलोसिटी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the line of impact before and after the collision remains constant। तो ये देखिए, ये जो इसका कंपोनेंट हो, ये जो ना जैसे ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ इसका ये इसके साथ ये हो जाएगा यू साइन अल्फा बिफोर एंड, बिकॉज कि ये वाला पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, इसका अभी भी वो वाला कंपोनेंट जीरो है, तो आफ्टर कोलिजन भी इसका कंपोनेंट होगा। लेकिन उन्होंने कहा द कोलिजन show that the speed of b after the collision is this and find the an expression for the speed of a along the line of center। ये हम इस कैलकुलेट सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो v है और इसकी स्पीड जो है वो w सपोज कर लेंगे। और पहले मैं इसके अंदर करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू डब्ल्यू प्लस के एम इंटू वी इक्वल टू m इंटू ये इसका ये आ रहा है किसका u कॉस एल्फा, और m कैंसिल कर दें थ्रू आउट, तो मेरे पास ये हो जाएगा w प्लस के वी इक्वल टू u कॉस एल्फा। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दूसरी न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन से इसकी एक इक्वेशन बनेगी, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हम बनाते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v माइनस w e टाइम, e है 1/2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये वाला तो पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, u कॉस एल्फा, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें फाइंड करना है v, हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ बी। हाँ, तो वो v हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये एडिंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करें। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये w जैसे ये वाला ये देखें, ये w इस तरह से w से कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 + k इंटू वी इक्वल टू ये u कॉस एल्फा, और ये 1 हो, ये हो जाएगा 3/2 u कॉस एल्फा। सो v इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3u कॉस एल्फा ओवर 2 इंटू 1 + k, वो उसके नीचे आ जाए 1 + k। सो ये स्पीड ऑफ b हमारे पास आ गई है आफ्टर कोलिजन। सो स्पीड ऑफ b आफ्टर कोलिजन ये आ गई, स्पीड ऑफ b आफ्टर कोलिजन ये मैं आ गई है 3u कॉस एल्फा ओवर 2 इंटू 1 + k। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड
तो स्पीड यहाँ पे दूसरा भी है कि उसकी ये भी कैलकुलेट करें। इफ एंड फाइंड आल्सो द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ए अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर, यानी कि डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना है। अब डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमने फाइंड किया है, ये वाली जो वी फाइंड की है, इसको हम लगा देते हैं इस इक्वेशन नंबर, जैसे मैं 2 में लगा देता हूँ, दिस फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसमें मैं ये v की वैल्यू ये वाली लगा देता हूँ, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये w को मैं इस साइड पे ले जाऊँ, इसको इस साइड, तो ये w इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, v की वैल्यू ये लगा दी 3u कॉस एल्फा ओवर 2 × 1 + w किधर है गया, इसमें से कर दी हमने, यहाँ के दूसरी साइड से माइनस u कॉस एल्फा ओवर 2। अब इसका एलसीएम लेके इसको, या 2u 1/2u कॉस अल्फा कॉमन भी ले सकते हैं इसके अंदर से, जैसे इसको कॉमन ले लें, 1/2u कॉस अल्फा, ये कॉमन ले लें अंदर से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3/1 + k - 1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये w इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाइनली 1/2, ये आ जाएगा इसके 2 - k ओवर 1 + k इंटू u कॉस अल्फा। ये आ गई कॉम्पोनेंट ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में अब उन्होंने हमें दे दिया, आफ्टर द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये हमने कहना है। तो आफ्टर काइनेटिक, आफ्टर कोलिजन जो है वो हम दोनों की स्पीड हमें चाहिए आफ्टर कोलिजन, तो स्पीड ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर ली है, इधर एक दफा फिर लिख लेते हैं, जैसे आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ बी, बिकॉज कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, बिकॉज कि ये पहले रेस्ट पे था और ये बाद में रेस्ट पे, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये हमने अभी जो कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उन्होंने इसके अंदर जो है ना वो मैं यहाँ पे बता दिया टेन अल्फा, टेन अल्फा बता दिया 2/3। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, हो गया एंगल अल्फा, ये 2 है ये 3, बाय पाइथागोरस थ्योरम 9 + 4, ये जगह √13। सो इसका ओरिजोनटल कंपोनेंट अभी हमने ये कैलकुलेट 3u कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू 3/√13। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 था 9u, 9u/2 √13 इंटू 1 + k। ये तो स्पीड ऑफ जो है वो आ गई है बी आफ्टर कोलिजन। फाइनली इसकी यही, इसका जब आप इसका स्क्वायर √, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। सो स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन जो है वो जो यही आ गई, इसका ये हो जाएगा 9u/2 √13 इंटू 1 + k। अब हम स्पीड ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे यहाँ पे जो था, ये जो ए पार्टिकल है इसका वर्टिकल कंपोनेंट बिफोर कोलिजन यू साइन अल्फा है। तो बिकॉज कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ साथ यू साइन अल्फा, तो यू साइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ये जो है रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसकी हमने ये याद, इसमें अंदर ये देखेंगे इसका अंदर इसका जो जगह जो वर्टिकल कंपोनेंट वो जगह यू साइन अल्फा। सो यू साइन अल्फा, यहाँ से देखेंगे साइन अल्फा जगह हमारे पास 2/√13, √13 यू हो गया, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अभी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट जो जैसे ये किया है डब्ल्यू, ये 1/2 इंटू यहाँ पे कॉस, कॉस अल्फा की वैल्यू लगा देंगे, जो कि कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3/√13। सो इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ से 2/√13 इंटू 2 - k ओवर 1 + k। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, ये
1/2 में से यू यू ये जो है ना यू इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3/√13 बनती है, वो यहाँ पे लगा दी 3/√13। सो इस तरह से ले 3/√13 और साथ ये 2 और ये हमारे पास ये आ गया। सो वेलोसिटीज ऑफ, अब हम ये कर देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अब जैसे देखेंगे इसकी हो जाएगी ½ m v²। पार्टिकल ए की पहले लगा, पार्टिकल ए का जब ये करेंगे ½ m v², तो इसका जो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/13 u², प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 u² ओवर 4 इंटू ये 13, ये हो जाएगा 52 into 2 - k/1 + k² हो गया इक्वल टू ½ m। उसका मैथ है m×k, और स्पीड है उसकी b की ये 9u²। तो इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 81 u² ओवर 4, ये भी हो जाएगा 52 into 1 + k²। तो 1/2m, और इसका भी 1/2m कैंसिल हो गया। और उसके बाद इसमें ये कर देते हैं u² सारों में कॉमन है, u² से भी सारों को डिवाइड कर दें, और 52 1 + k से सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली 16 into 1 + k² प्लस ये 52 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यू भी कैंसिल हो गया, 9 into 2 - k²। दिस इज इक्वल टू 81, और ये भी इसे कैंसिल है, 81 k रह जाएगा। सो इसका स्क्वेयर खोल देते हैं, ये जगह हमारे पास 16 k², 16 पहले करना है, तो 16 k² प्लस 32 k प्लस 16, ये इसका 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, प्लस इसका जब स्क्वेयर खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका k² आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया 9 k² -4, ये जगह 9 से मल्टीप्लाई हो गया 36 k प्लस 4, 9 into 4 36 -81 k = 0। इन सारों को सिर्फ 9 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 k² -85 k प्लस 52 = 0। सो कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर लें तो k की 2 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। k = आ जाएगा 13/5। मोड कैलकुलेटर्स के लगा के उसके अंदर से ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, उसके अंदर ये इनके कोफिशिएंट्स डाल के 13/2, तो ये जगह 4/5। सो ये ना यहाँ से ये इसका आंसर आ गया। अब ये लास्ट इसका क्वेश्चन जो है ना वो रह गया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे ये है कि यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन, लर्निंग आउटकम में देख लें प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको एक स्पीड के साथ, सपोज v स्पीड के साथ है एंगल थीटा फ्रॉम ओ से पहले, इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा v cos थीटा, और एक हो जाएगा v sin थीटा। ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। अगर इक्वेशन यूज करते हैं s = ut + ½ सो पहले इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाला y ये वर्टिकल ये वेलोसिटी जो है v sin थीटा इंटू t -½ और अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे x क्योंकि हर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू इसकी मोशन के अंदर जो है ना इसकी ये स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज की, सो इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो 0 होता है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ये 0 होगा, यहाँ पे ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका ये वाला x ये हो जाएगा v cos थीटा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से हमारे पास आ जाती है। सेकंड ये है कि अगर आप इसके अंदर इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y डॉट इक्वल टू v sin थीटा माइनस जी टी,
इसको करेंगे तो एक्स डॉट इक्वल टू ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। ये इक्वेशन जैसे ये 3 बन गई, ये फोर्थ बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर हम टाइम निकाल के 1 में लगा दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम टाइम निकाल लेते हैं हो जाएगा एक्स ओवर वी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, सो ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ पे है v साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा x ओवर v कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी और टी स्क्वायर की जगह पे ये लगा देंगे एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू ये वाला, वाई इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल हो जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसकी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, वैसे इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। सो इस तरह से हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और ये भी सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि पार्टिकल पी एंड क्यू आर प्रोजेक्टेड इन द सेम, यहाँ पे उसने दिया इन द सेम वर्टिकल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ओ एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ। जैसे ये देखिए कि इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे ये सुनिए यहाँ पे ये क्लिफ है, टॉप ऑफ द क्लिफ, यहाँ पे उसने दिया हुआ है टॉप ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ एक्सीड 50 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कहता है 50 मीटर से ज्यादा है, 50 मीटर से ज्यादा है। यहाँ से पार्टिकल को जो है ना, यहाँ से, तो पार्टिकल एक मिनट पहले पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड दिस एट एन एंगल ऑफ एल्फा एंड टेन अल्फा जो है वो उन्होंने हमें बता दिया है, टेन अल्फा इज इक्वल टू 4/3। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जगह टेन टेन मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 हो जाएगा। एक पार्टिकल पी को यहाँ से उन्होंने ऐसे फेंका है विद स्पीड 35/2 एट एन एंगल ऑफ एल्फा। ये पार्टिकल जो है ये पी उसने यहाँ से इस तरह से फेंका। और पार्टिकल क्यू इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू विद एंगल बीटा, और एंगल बीटा भी उसने हमें बता दिया है, टेन बीटा इज 1/2। तो इसका भी अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लें तो टेन बीटा, ये अगर एंगल बीटा हो जाएगा ये 1 और ये 2 हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये अंडर रूट 5 हो गया। अब एंगल अल्फा जो है वो 4/3, ये बड़ा होगा टेन बीटा से एंगल से। तो इसका मतलब एक पार्टिकल और एक उन्होंने क्यू फेंका है ये यहाँ से विद स्पीड यू, और उसका एंगल जो है ना वो इसके साथ बीटा बन रहा है। सो उन्होंने ये दिया पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ पी के 1 सेकेंड बाद द पार्टिकल कोलाइड्स आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्यू। यानी ये दोनों पार्टिकल जो है वो किसी जगह पे जाके कोलाइड करते हैं इस तरह से, ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं। वो पहले पहले राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी एंड क्यू। ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की ये जैसे ये इक्वेशन है ये, यहाँ से अगर मैं पहले पी के लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू, जो पी है उसकी स्पीड है यहाँ पे उसने 35/2, हो जाएगी 35/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा इसका 3/5। अच्छा जी, टाइम जो है वो इसका कौन सा लेना है? टाइम उन्होंने कहा हुआ है कि भी यहाँ से द पार्टिकल कोलाइड्स टी आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ, ये देखें उसने कहा कि क्यू के टाइम को टी लें। सो इसलिए जो है ना उन्हें जो पी का टाइम होगा वो, क्योंकि पहले उसको छोड़ा गया इसलिए वो यहाँ तक, ये पहले क्यू वाला जो है ना ये वाला, तो टी के बाद यहाँ तक है ना वो एक टाइम 1 सेकंड ज्यादा लेगा, वो उसका टाइम हो जाएगा t+1, 5/7। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स पी इक्वल टू 7×3 = 21, 21/2 इंटू t+1। और अगर एक्स क्यू का टाइम लेते हैं तो एक्स क्यू का जो हो जाएगा उसकी हो जाएगी स्पीड, उसकी स्पीड उन्होंने दिया यू, ये वाली यही इक्वेशन लगेगी उसकी वैल्यू यू, और उसका एंगल जो है कॉस बीटा वो हो जाएगा 2/√5 और उसका टाइम है टी। सो इसलिए जो है ना हमारे पास एक्स क्यू, ये हमारे पास आ गया है 2/√5, एक्स क्यू आ गया 2/√5 यू इंटू टी। अब दोनों का क्योंकि जहाँ पे जब ये कोलाइड किया जहाँ पे, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा, तो इन दोनों को हम आपस इक्वल कर देते हैं। अब जो चीज़ शो करनी है उसके लिए मैं इस तरह कर देता हूँ ना कि फोर, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ जैसे ये 2/√5 यू टी इक्वल टू 21
ओवर 2 इंटू टी प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 4 ut इक्वल टू 21 अंडर रूट 5 इंटू टी प्लस 1। ये इस तरह से ये मैंने पहले शो करना था, ये शो हो गया है। अब सेकंड पार्ट जो है इसका, वो दूसरा पार्ट, उसके अंदर वो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फाइंड करना चाहते हैं। अब देखेंगे टी की वैल्यू फाइंड साइमल्टेनियसली, कोई एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। अब वो क्योंकि जब जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इसके साथ कोलाइड करेंगे, वहाँ पे इनके वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी सेम होगा और इसका वर्टिकल हाइट भी, दोनों की पार्टिकल्स की सेम है, तभी वो कोलाइड करेंगे ना वहाँ पे। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल, अब हम एक इक्वेशन इसकी फाइंड कर देते हैं वर्टिकल हाइट वाली भी। सो वर्टिकल हाइट वाली इक्वेशन भी देखेंगे यहाँ पे जो ऐसे हमने लिखी हुई है, ये वर्टिकल हाइट की इक्वेशन है इसकी, ये। सो वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा टी। जैसे ये वर्टिकल हाइट की इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी जो है कि y इज इक्वल टू वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। वो तो हम लगा दें, जैसे पहले p के लिए लगाएंगे। सो वाई पी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u, इसकी जो स्पीड है वो है 35/2, 35/2, और इसका एंगल साइन एल, इसका एंगल यहाँ से देखेंगे साइन 4/5, ये आ जाएगा 4/5 इंटू इसका जो टाइम है t प्लस 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। जी की वैल्यू अगर 10 ले जाएगा 5 इंटू टी प्लस 1 का स्क्वेयर, इसको इससे कैंसिल कर दें तो वाई पी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 7 2 टू द 4, हो जाएगा 14 इंटू टी प्लस 1 माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 का स्क्वेयर हो गया। जिस तरह से ये इसकी क्वेश्चन बन गई। अगर हम उसकी क्वेश्चन बनाते हैं क्यू की, सो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर क्यू, ये हो गया फॉर पी, और ये फॉर क्यू, वाई क्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर भी लगा दें इसका यू साइन थीटा, इसकी है वाई क्यू के लिए, इसकी स्पीड है यू, तो इसकी यू साइन थीटा, साइन इसका जो बीटा है यहाँ से, इसका 1/√5, इसका ये हमारे पास हो जाएगा 1/√5, स्पीड इसकी यू और टाइम इसका टी है, माइनस हाफ जी टी, जी की वैल्यू 10 लें तो ये 5t² हो गया। सो ये भी इन दोनों के सेम, इन दोनों को आपस में हम इक्वल कर देते हैं। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14t प्लस 14 माइनस इसका स्क्वायर खोल देते हैं 5t² माइनस, यहाँ से आएगा ना 2 और ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10t हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 1/√5 ut माइनस 5t²। ये माइनस 5t² इस वाले 5t² से कट जाए। सो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये इसमें से फाइन माइनस कर दें, ये हो जाएगा 4t, ये 5 इसमें से माइनस कर दें प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 1/√5 u इंटू टी आ गया। अब ये वाली यू टी की वैल्यू जो है ना वो पूरी हम यहाँ पे इसमें यहाँ लगा देते हैं इसके। सो ये हमारे पास आ गया है यू टी इक्वल टू, सो यू टी की वैल्यू जो है वो हमने पहले ऊपर शो कर गई, ये हमारे पास हो जाएगा 4t प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 1/√5। अब देखेंगे यहाँ पे पार्ट ए के अंदर ही हमने ये शो किया है 4ut इक्वल टू 4ut, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू वापस लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 21/5/4 इंटू टी प्लस 1। तो ये √5 इस वाले √5 से कट जाएगी, हमारे पास हो जाएगा 4t प्लस 9 इक्वल टू 21/4 इंटू टी प्लस 1। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 16t प्लस 36 इक्वल टू 21t प्लस 21। तो इसमें से 16 इसमें से जाके माइनस कर दे, 21 में से ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 21 इसमें से जाके माइनस कर दे, ये हो जाएगा 15। सो t इज इक्वल टू 5 3 15। ये हमारे पास इस तरह से ये टाइम की इसकी वैल्यू आ गई t की। अब वो सी पार्ट है इसका, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम ओ व्हेन दे कोलाइड। सो हमें पता है कि यहाँ से एक्स पी और एक्स क्यू दोनों सेम होंगे ना, कोई भी आप ले लें। एक्स पी इज इक्वल टू जो है वो हमने यहाँ से देखें एक्स पी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये
एक्स पी जो है वो है 21/2 इंटू टी प्लस 1, 21/2 इंटू टी प्लस 1, टी की वैल्यू 3 फाइंड कर ली, ये हो जाएगा 4, ये 2 to the 4। सो एक्स पी इज इक्वल टू आ गया 42 मीटर। दोनों का, इसने कहा था हॉरिजॉन्टल, सो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 42 मीटर। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, सो वो भी हम निकाल लेते हैं। वाई पी और वाई क्यू दोनों का सेम ही होगा। सो वाई पी जो है वो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ से यहाँ पे टी की वैल्यू इसमें लगा देते हैं 3, 14 इंटू जगह 4 माइनस, ना इसमें लगा रहे हैं वाई पी इक्वल टू 14 इंटू ये लगा दें, -5 इंटू -5 इंटू ये इसमें लगा देंगे इसकी -5 इंटू ये हो जाएगा 4 का स्क्वेयर, यहाँ से पहले 16 हो गया। सो वाई पी इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 56 माइनस ये आ गया 80। सो वाई पी इक्वल टू आ गया है -24। ये नेगेटिव साइन ये चीज़ शो करती है कि इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -24, और आप ये कह सकते हैं कि 24 मीटर बिलो दी ओ हॉरिजॉन्टल।